को तबाह करके रख दिया है और इसकी पॉपुलैरिटी सीजन 1 एपिसोड 19 जैसे ही एयर हुआ था वो वायरल चला गया। ऊपर से इसकी मांगा ने करोड़ों अरबों कॉपीज बेच दी हैं और वन पीस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जो कि मांगा कैटेगरी में सबका बाप है। इसकी मूवी बन जाती है टॉप ग्रॉसिंग एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम। आई रिपीट, ऑफ ऑल टाइम। जापान में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि हर जेंडर, रेस, एज और डेमोग्राफिक के लोग इसे पसंद करते हैं। अपने हर रिलीज के साथ ये फ्रेंचाइज कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देती है, चाहे वो मांगा सेल्स हो या एनिमे अवार्ड या फिर मूवीज कलेक्शन, सारे के सारे रिकॉर्ड्स। और इस सब के साथ ये स्टेटमेंट देना गलत नहीं होगा कि डीमन स्लेयर बन चुका है न्यू जनरेशन का नंबर 1 एनिमे। जिसके साथ एक सवाल सभी के मन में आता है कि आखिर क्यों। तो शुरुआत होती है 16 फेब 2016 से, जब किमेत्सु नो याइबा या फिर डीमन स्लेयर का पहला चैप्टर पब्लिश हुआ था शोनेन जंप मैगजीन में। हालांकि इसके क्रिएटर क्योयोहारू गोतोगे पहले भी कुछ मांगास लिख चुके हैं, इसलिए ये कोई नया नाम नहीं था शोनेन जंप मैगजीन में। लेकिन डीमन स्लेयर मांगा की शुरुआत कुछ बहुत खास नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम शोनेन जंप में ऑलरेडी काफी बड़े बड़े टाइटल्स ऑन गोइंग थे, जैसे कि वन पीस, नारुतो, और नारुतो तो उस टाइम रिसेंटली खत्म ही हुआ था। माय हीरो एकेडमिया, ब्लैक क्लोवर और हाईक्यू जैसी मांगास भी चल रही थी। ऊपर से नारुतो की एंडिंग का हाइप, तो किसी भी रेगुलर मांगा रीडर का ध्यान खासा डीमन स्लेयर पर गया नहीं। ऊपर से इसका आर्ट स्टाइल और कवर देखकर कोई भी इसे जज कर सकता था कि एक नॉर्मल सामुराई एनीमे है, कुछ खास नहीं। जिसके बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है 2017-18 में, जिस टाइम तक डीमन स्लेयर ने काफी डिसेंट सा फैन बेस बना लिया था और इसी टाइम तक ऑलरेडी काफी सारे लोग चाहते थे कि इसकी एनीमे अडेप्टेशन आए। जिसके बाद अनाउंस होता है कि डीमन स्लेयर को एक एनीमे अडेप्टेशन मिलने वाली है एंड बूम, वहीं से सारा गेम चेंज होता है। 2019 में डीमन स्लेयर का एनीमे पब्लिश होता है एंड गेस व्हाट, उसका एनिमेशन स्टूडियो था द गेम चेंजर यूफोटेबल। इस स्टूडियो ने पहले भी कई सारे एनिमेशंस को अडेप्ट करा है और कुछ काफी फेमस भी हुए हैं, लेकिन जो काम यूफोटेबल्स ने डीमन स्लेयर एनीमे में करा है उसने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। हालांकि कई सारे लोग एनीमे पब्लिश होने से पहले ही डीमन स्लेयर से फेमिलियर थे, तो व्यूवर्स ऑलरेडी इस एनीमे को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर आता है एपिसोड 19, जहां पर तांजीरो परफॉर्म करता है हिनो कामी कागुरा डांस, जहां पर तांजीरो और नेजुको की फाइट चल रही थी लोअर मून रूई से, एंड डैम वो सीन नेक्स्ट लेवल ही था। मतलब डेफिनेटली तुम लोगों ने डीमन स्लेयर देखा ही है, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि जब पहली बार तुम लोगों ने एपिसोड 19 का वो बोन चिलिंग मोमेंट देखा था तब तुम्हारा कैसा रिएक्शन था। वेल, अगर मेरी बात करें तो आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे, क्योंकि एनिमेशन क्वालिटी तो पहले ही बहुत अच्छी है, ऊपर से उस फाइट की कोरियोग्राफी भी काफी अच्छी थी, प्लस उस टाइम पे जो स्टोरी का पूरा सेटअप था जिसके साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक, 2019 में हमें पता चला कि परफेक्शन आखिर होती क्या है। उस बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम था कामाडो तांजीरो नो उटा। मैं ऑब्वियसली प्ले नहीं कर सकता, बट डैम वो जो पियानो और ऑर्केस्ट्रल वर्क था, इट वाज डैम अमेजिंग। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने डीमन स्लेयर को एक रैंडम एनीमे से बदल कर एक मेन स्ट्रीम जगरनॉट बना दिया था। और इस एपिसोड 19 अकेले एपिसोड ने पूरे इंटरनेट को तबाह करके रख दिया था। पूरा इंटरनेट फ्लड हो चुका था डीमन स्लेयर एपिसोड 19 के रिएक्शंस, रिव्यूज से। और इस एपिसोड के ड्रॉप होने के बाद डीमन स्लेयर मांगा सेल्स सीधा टॉप 10 में आ गई, और फिर अगले ही साल ईयरली सेल्स के मामले में उसने वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 मांगा बन गई। और एक हफ्ते में ही मिलियन कॉपी से ज्यादा सेल कर देने का रिकॉर्ड भी डीमन स्लेयर के नाम ही है। 1 मिलियन फिजिकल कॉपी सेल करना बाय द वे बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद डीमन स्लेयर रिलीज करता है एक मूवी 2020 में, यानी कि कोविड के टाइम पे। एंड एज वी ऑल नो, मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, किमित्सु नो याइबा म्यूगेन ट्रेन मूवी, जो कि रिलीज होते ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट गई और इस अकेली मूवी ने ऑल ओवर द ग्लोब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टिल डेट ये मूवी जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है और ये वो पहली मूवी थी जिसने स्पिरिटेड अवे को पीछे छोड़ दिया था। और इस मूवी ने $500 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन किया, जो कि एक एनिमे मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है। मीनवाइल 2020 के अप्रैल में इसकी मांगा भी रैप अप हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, वो भी केवल 23 वॉल्यूम्स में ही। यानी कि कोई फालतू का फिलर आर्क नहीं था, स्टोरी को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करा गया, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कट टू द चेस, इन अ नटशेल एक कमाल की स्टोरी खत्म हो जाती है, जिसकी स्टोरी काफी इमोशनल और इम्पैक्टफुल थी। और अब व्यूअर्स चाहते थे इसके एनिमे को खत्म होते हुए देखना, और प्रेजेंट टाइम में हम उसके बड़े क्लोज हैं। 2020 तक जब मांगा खत्म हुई थी तब तक इसने 150 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल कर दी थी, और ये नंबर अचीव करने में वन पीस को एक डेकेड से भी ज्यादा लगा था। जिसके बाद 2021 में आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जो कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग आर्क था, स्पेशली उसकी फाइनल फाइट, जब टेनगेन और ग्योतारो का जो वो फाइनल रैम्पेज वाला फाइट सीन था। ओ माय गॉड, ये एनिमेशंस आखिर को इंसान दे भी कैसे सकते हैं।
यूफो टेबल ने एक बार फिर से नए एनिमेशन स्टैंडर्ड सेट कर दिए, क्योंकि एक नॉर्मल फाइट सीन को इस लेवल पे एनिमेट करना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन 6 एपिसोड्स तक चलती फाइट को कंसिस्टेंटली ऐसे ही एनिमेशंस देना लिटरली इम्पॉसिबल है। जिसके बाद 2023 में आता है इसका नेक्स्ट सीजन यानी कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क। ये आर्क बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं था, लेकिन इसके फाइट सीन्स और फैन सर्विस की वजह से काफी लोग इसे पसंद करते हैं। जिसके बाद 2024 में आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि वैसे तो एक फिलर आर्क है, बट स्टिल ये सीजन बहुत एंटरटेनिंग था और हमें कुछ ऐसी फाइट्स भी देखने को मिली जो कि मांगा में नहीं थी। जिसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2025 में हम लोग एंटर कर चुके हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क में, जिसकी शुरुआत हुई है मूवी से, जो कि डीमन स्लेयर फ्रेंचाइज के लिए हमेशा काम करती है, अकाजा रिटर्न्स, जिसमें हमें सिर्फ अपर मून 3 अकाजा की फाइट दिखाएंगे, जो कि तानजीरो और गियो के साथ होने वाली है। वैसे अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो जब मैंने अपने चैनल पर इस स्टोरी को एक्सप्लेन करा था, तब मैंने भी ऐसे ही 3 पार्ट्स में इन्फिनिटी कैसल आर्क को रैप अप करा था, जिससे हमें पता चलता है कि यूफो टेबल्स वाले भी मेरी वीडियोस देखते हैं। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर डीमन स्लेयर इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हुआ। वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 6 रीजंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला रीजन है टाइमिंग। 2019-20 के आसपास जब डीमन स्लेयर पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था, वो टाइम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में नया नया डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। लोगों का एंटरटेनमेंट सोर्स अब धीरे धीरे OTT पर शिफ्ट हो रहा था, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या फिर यूट्यूब। ऊपर से पहले ही जियो इफेक्ट की वजह से सारे डेटा प्लान सस्ते हो गए थे और इंटरनेट सबकी पहुंच में था। और तो और सोने पे सुहागा हो जाता है जब नया नया कोविड इंट्रोड्यूस होता है। लॉकडाउन के दौरान घर से ना निकल पाने की वजह से लोग डिपेंड हो चुके थे डिजिटल कंटेंट पर। लॉकडाउन में लोगों के पास कुछ करने के लिए ज्यादा काम नहीं था, लेकिन देखने के लिए बहुत टाइम था, और यही वो कारण था कि इंडिया में शोज और वेब सीरीज का कल्चर आ पाया। और इसी बिंज वॉच कल्चर की वजह से डीमन स्लेयर को बहुत फायदा हुआ, और उसी टाइम डीमन स्लेयर का सीजन 1 भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। और इतनी परफेक्ट टाइमिंग की वजह से डीमन स्लेयर को एक इनिशियल पुश मिला इंडिया में वायरल होने का। जिसके बाद हमारा रीजन नंबर 2 है इजी एक्सेस। पहले के टाइम पर एनिमे देखना इतना आसान नहीं हुआ करता था, व्यूवर्स को कई सारी पायरेटेड साइट से होते हुए एनिमे को देखना पड़ता था, और ये चीज एक न्यू व्यूवर के लिए एंट्री बैरियर की तरह काम करता था। डीमन स्लेयर के साथ ये सीन नहीं था, क्योंकि ये सीरीज नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पर इजीली अवेलेबल थी, तो अब बिना किसी पायरेट साइट के व्यूवर इसे लीगली एक्सेस कर सकते थे। और इस सब के कुछ टाइम बाद लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हुए स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क को भी हिंदी में डब कर दिया गया था, तो जितने भी लोग इंग्लिश या जापानीज में कंफर्टेबल नहीं थे, अब वो हिंदी में डीमन स्लेयर का मजा उठा सकते थे। जिसके बाद आगे चलकर क्रंचीरोल ने अपने प्लान्स भी सस्ते कर दिए थे इंडियन ऑडियंस के लिए, और ये एक बहुत ही कमाल का मूव था, क्योंकि मैंने भी पहली बार तभी क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन लिया था। जिसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड रीजन पर, विच इज फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब अगस्त 2021 में पहली बार ऑफिशियली म्यूगेन ट्रेन मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई थी PVR और आइनॉक्स पर, तब सभी इंडियन फैंस को एक्सपेक्टेड था कि शोज बड़े ही कम लगेंगे और लिमिटेड जगह पर लगेंगे, लेकिन म्यूगेन ट्रेन मूवी का स्केल काफी ज्यादा बड़ा था, और उस मूवी को इंडिया में नेशन वाइड स्क्रीन्स मिली थी, यानी कि सभी बड़ी सिटीज में और कई छोटी सिटीज में भी। अब मान लो कि 5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 3 लोग डीमन स्लेयर की मूवी देख कर आए हैं और सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, उस मूवी की तारीफ कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी के 2 लोग एक्सपीरियंस करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब क्योंकि एक बहुत बड़े क्राउड ने इस मूवी को देख लिया था और अप्रिशिएट कर रहे थे, इसलिए बाकी के लोग जो नहीं देख पाए थे, अब वो लोग चाहते थे कि वो भी इस मूवी को एक्सपीरियंस करें, और यहीं पर मास्टर स्ट्रोक खेला PVR और आइनॉक्स ने। मूवी की स्क्रीनिंग खत्म होने के कुछ टाइम बाद वापस से इसकी री रिलीज करवाए गए, ताकि जिन लोगों ने इस मूवी को पहले नहीं देखा था वो अब थिएटर में आकर एक्सपीरियंस कर सके। और ये री रिलीज का सिलसिला केवल म्यूगेन ट्रेन मूवी तक ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के कंपाइलेशन को भी इंडिया में रिलीज किया गया। और मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंडिया के लोगों को थिएटर्स कितने पसंद है, और म्यूगेन ट्रेन मूवी इतनी बड़ी सक्सेस थी कि बाकी सारे एनिमेज भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। रीजन नंबर 4, इंडियाज एनिमे बूम। तो IMRC ग्रुप यानी कि इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप अपनी एक रिपोर्ट में बताता है कि अगले डेकेड तक यानी अगले दशक तक एनिमे की पॉपुलैरिटी इंडिया में 10 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लेगी। और ये एक बहुत ही क्रेडिबल रिसर्च फर्म है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स को कई बार इकोनॉमिक टाइम्स में और बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने भी अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करा है। अगर हम फिगर्स
की बात करें तो एज ऑफ 2024 इंडियन एनिमे मार्केट अप्रोक्सीमेटली $1000 मिलियन से भी ज्यादा का है, जिसमें भी केवल रिटेल साइड यानी कि मर्चेंडाइज रिलेटेड स्टफ $250 मिलियन से ज्यादा का मार्केट रखते हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि एनिमे अब कोई नीश नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट सोर्स है। ऊपर से अगर तुम आजकल के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, क्रंचीरोल, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे अपनी एनिमे लाइब्रेरी को एक्सपैंड कर रहे हैं। और एनिमे टाइम्स ने तो अभी अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट को भी हिंदी में डब कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि फाइनली इंडिया में एनिमे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और ये भी डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला एक बड़ा फैक्टर है। रीजन नंबर 5, कल्चरल रेजोनेंस। अगर हम एक इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिंपल और रिलेटेबल लगते हैं। जैसे कि अगर हम तांजीरो के कैरेक्टर को देखें तो अपने से एल्डर्स लोगों के लिए रिस्पेक्ट और उसकी वैल्यूज, ऊपर से उसका फैमिली के लिए सैक्रिफाइस, अपनी बहन को बचाना, इंडियन ऑडियंस इन सारे वैल्यूज से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि इंडियन और जापानीज कल्चर में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं और ये सेम टाइप का कनेक्शन हम वेस्टर्न सीरीज के साथ फील नहीं कर पाते। आखिरी रीजन नंबर 6, सिंप्लिसिटी। डीमन स्लेयर की स्टोरी है ब्यूटीफुल येट सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत क्रेजी पावर सिस्टम नहीं है जिसको समझने में पूरा जीवन निकल जाए, और स्टोरी किसी भी पॉइंट पर कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होती है जिससे व्यूवर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। और इंडियन ऑडियंस में मैंने एक चीज तो नोटिस करी है कि वो लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब आई डोंट नो ये अच्छी चीज है या बुरी, लेकिन ट्विस्टेड कैरेक्टर्स और ट्विस्टेड स्टोरी को इंडियन ऑडियंस उतना पसंद नहीं करती। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा ही फील करा है। और क्योंकि डीमन स्लेयर की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है और क्रिस्प है और काफी शॉर्ट भी है, क्योंकि सिर्फ 23 वॉल्यूम में पूरी स्टोरी को रैप अप कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडियन ऑडियंस का डीमन स्लेयर को पसंद करने का। ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। डीमन स्लेयर और बाकी सारे एनिमेज इंडिया में और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं और एनिमे अपने यूनिक स्टाइल और स्टोरीज की वजह से इंडिया में बहुत पॉपुलर होने वाला है। इस बारे में तुम लोग